डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल पर। और आज आप परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल बाय जीवनलाल मौर्य सर के द्वारा आज आप साइंस के जनरल साइंस के प्रश्न और उत्तर को आप पढ़ेंगे। जनरल साइंस तो पहला क्वेश्चन आपका है कि दीप्त वस्तु किसे कहते हैं। जो वस्तु आंसर होगा जो तो सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं, उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे आपका है, अब देखिए नीचे आपका है दीप्त वस्तुओं के नाम लिखिए। तो सूर्य है, विद्युत बल्ब है, जलती हुई मोमबत्ती है, तारे हैं आदि, ये जो हैं दीप्त वस्तुएं हैं। वस्तु की छाया कब बनती है। तो देखिए हम जानते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो वस्तु की छाया बनती है। यानी जिधर से प्रकाश आ रहा है अगर उस तरफ आप खड़े होंगे तो आपकी छाया बनेगी। प्रकाश के नीचे खड़े हो जाएंगे तो आपकी छाया केवल नीचे रहेगी, अगल बगल नहीं रहेगी। तो इसके बाद का प्रश्न है सूची छिद्र कैमरे से हम किन वस्तुओं का चित्र ले सकते हैं। तो सूची छिद्र कैमरे से हम केवल स्थिर वस्तुओं का चित्र ले सकते हैं। सूची छिद्र कैमरे में क्या प्रतिबिंब सीधे अथवा उल्टे प्राप्त होते हैं। सूची छिद्र कैमरे में उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी जो सूची छिद्र कैमरा होता है इसमें उल्टा ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए। सूर्य को सीधे देखना हमारी आँखों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है, क्योंकि सूर्य की तीव्र किरणें वो हमारी आँखों को हानि पहुंचाती हैं। इसके बाद का प्रश्न है अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं। जिस वस्तु को आर पार नहीं देख सकते हैं, जिस वस्तु के आर पार हम नहीं देख सकते हैं, उस वस्तु को अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। अब देखिए चार अपारदर्शी वस्तुओं के नाम। तो गत्ता है, पत्थर का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा है, दीवार है, कुर्सी है, मेज है, ये सभी क्या हैं। मेज या कोई आप दरवाज़ा है, दरवाजे भी अपारदर्शी होते हैं। इसके बाद क्या है पारभासी वस्तु किसे कहते हैं। जिन वस्तुओं के आर पार तो देख सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं। पारभासी का मतलब स्पष्ट रूप से उसके आर पार न देखा जा सके, ऐसी वस्तुओं को पारभासी वस्तुएं कहते हैं। जैसे आपका गंदा जल है, ठीक, या तेल लगा हुआ कागज़ है, आर पार स्पष्ट नहीं दिखता है। चार पारभासी वस्तुओं के नाम। तो यहाँ पे है धुआं, कोहरा, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज़ और गंदा जल, ये सभी क्या हैं पारभासी वस्तुएं हैं। सूची छिद्र कैमरे से हम किन वस्तुओं का चित्र ले सकते हैं। सूची छिद्र कैमरे से हम केवल स्थिर वस्तुओं का चित्र ले सकते हैं। ये क्वेश्चन हमें लग रहा है दोबारा लिख दिया गया है। इसके बाद का प्रश्न है क्या प्रकाश के बिना हम वस्तुओं को देख सकते हैं। बिल्कुल नहीं, हम प्रकाश के बिना वस्तुएं नहीं देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। यानी प्रकाश जो है वह एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी होना किस पर निर्भर करता है। तो यह जो है इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु अपने अंदर से होकर प्रकाश को पूर्णतया या आंशिक रूप से अथवा नहीं गुजरने देती है। पारदर्शी, ये अपारदर्शी क्या है कि वो नहीं गुजरने देगी। पारदर्शी क्या है कि वह पूर्णतया गुजरने देगी। और पारभासी क्या है कि आंशिक रूप से गुजरने देगी। यहाँ क्रम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। पारदर्शी पहले है तो नहीं गुजरने देगी, ये पहले होना चाहिए। अपारदर्शी पहले है तो पारदर्शी बाद में है। तो यहाँ आपका होना चाहिए कि पूर्णतया गुजरने देना चाहिए। और पारभासी में आंशिक रूप से प्रकाश की किरणें आर पार दिखाई देती हैं। छाया देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। छाया यानी जो छाया बन रही है, छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ का कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। इसके बाद का प्रश्न है क्या छाया से हमें वस्तुओं की आवृत्तियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। हाँ, छाया से हमें वस्तुओं की आकृतियों के बारे में
कुछ जानकारी प्राप्त होती है। वस्तुओं की आकृतियों के बारे में ही तो जानकारी छाया से प्राप्त होती है कि आकृति वह कैसी है, छोटी है या बड़ी है। और छाया बड़ी बनेगी यदि प्रकाश के नज़दीक रहेंगे, जितना दूर जाएंगे छाया छोटी होती जाती है। सूची छिद्र प्रतिबिंब कैसे संभव है? सूची छिद्र प्रतिबिंब तब संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे। इसके बाद का प्रश्न है, चार पारदर्शी वस्तुओं के नाम। चार पारदर्शी वस्तु वायु, कांच, जल, जिन, शराब। और पारदर्शी में ये वायु, कांच, जल, जिन, शराब यानी लिक्विड भी होगा, पारदर्शी कुछ लिक्विड भी होते हैं। इसके बाद है, निम्नलिखित वस्तुओं में से पारदर्शी वस्तुएं बताएं। तो इसमें आपका ये क्वेश्चन दिया गया होगा। तो पारदर्शी वस्तु इसमें आपका कांच का टुकड़ा पारदर्शी है, जैसे इसमें दी गई हैं रबड़, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, कागज़ की शीट, कांच का टुकड़ा। तो ये सभी अपारदर्शी हैं, केवल कांच का टुकड़ा पारदर्शी वस्तु है। इसके बाद का प्रश्न है, परावर्तन किसे कहते हैं? किसी समतल सतह से टकराकर प्रकाश के वापस उसी माध्यम में लौट जाने को परावर्तन कहते हैं। यानी जब कोई चिकना या चमकदार पृष्ठ हो और उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? जिस वस्तु के आर पार देख सकते हैं उस वस्तु को पारदर्शी वस्तु कहते हैं। अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जन नहीं करती उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद का प्रश्न है जनरल साइंस का कि नागफनी का तना एक मोटी मोमी परत से क्यों ढका होता है? तना जो होता है वह मोटी मोमी परत से ढका होता है। इसका मतलब क्या है कि मोटी मोमी परत पौधों को जल संरक्षण में सहायता करती हैं। नागफनी कटीला पौधा है फिर भी मोटी मोमी परत से ढका होता है, इसलिए यह जल संरक्षण में सहायता प्रदान करती है। मरुस्थलीय पौधों में जड़ें बहुत गहरी होती हैं। तो मरुस्थलीय पौधे में जड़ यह जो है जल के अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत अधिक गहराई तक चली जाती हैं, जल के अवशोषण के लिए, क्योंकि मरुस्थल में जल बहुत गहराई पर पाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों के वृक्ष सामान्यतः कैसे होते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों के वृक्ष सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं, यानी कटीले वन पाए जाते हैं। इसके बाद का प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं में क्या अनुकूलित होता है? पर्वतीय क्षेत्रों में आंसर इसका है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं की त्वचा, यानी जंतुओं की त्वचा, मोटी त्वचा या फर ठंड से इनका बचाव करती है। पर्वतीय क्षेत्र में जो पाए जाते हैं जंतु उनकी त्वचाएं मोटी होती हैं। याक ठंड वाले क्षेत्रों में रहने के लिए कैसे अनुकूल है? तो वही इसका मतलब है कि याक के शरीर पर लंबे बाल होते हैं जो उसे गर्म रखते हैं, यानी या तो बाल पाए जाएंगे या तो मोटी त्वचा होगी। तो याक के शरीर पर लंबे बाल होते हैं और ये ठंड से बचाते हैं। इसके बाद का प्रश्न है कि समुद्री परिवेश में रहने वाले जंतु तथा पौधों का एक अभिलक्षण बताइए। तो उत्तर है, समुद्र में रहने वाले जंतु और पौधे श्वसन के लिए जल में विलेय वायु यानी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मरुस्थलीय पौधों की क्या विशेषता है? मरुस्थलीय पौधों की क्या विशेषता है या विशेषता लिखिए। तो इसका उत्तर है, मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी सूल जैसी होती हैं, यानी कांटे जैसी होती हैं। मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं वहाँ पे जल कम पाया जाता है, गहराई पे पाया जाता है, इसलिए मरुस्थलीय पौधों में पत्तियों का अभाव होगा या तो सूल जैसी पत्तियां पाई जाएंगी। इसके पश्चात का प्रश्न है, नागफनी के पौधे की हरी संरचना किसका तना है अथवा पत्ती है? तो नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को हम देखते हैं वह वास्तव में इसका तना है। हरी संरचना इसका तना है अथवा पत्ती है, ये किसका नहीं होगा? इसका। प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, किसका नहीं, इसका तना है अथवा पत्ती है। तो ये जो हरी संरचना दिखती है ये नागफनी का तना है। पत्तियां तो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं तो पत्ती नहीं पाई जाती है।
इसके बाद का प्रश्न है, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण किस भाग से होता है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण हरी संरचना जिसे तना कहते हैं उसमें से होता है। ऊपर कांटे अवश्य रहते हैं लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो हरी संरचना होती है उसी से होता है। तो अगला प्रश्न है, जलीय आवास के उदाहरण दीजिए। तो जलीय आवास में आपका है जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र जलीय आवास, ये सभी जलीय आवास हैं। पर्यानुकूलन किसे कहते हैं? अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन को पर्यानुकूलन कहते हैं। कुछ मरुस्थलीय जंतु बिलों में क्यों रहते हैं? चूहे एवं सांप जैसे जंतु तेज गर्मी से बचने के लिए, तो देखिए ये बिल में क्यों रहते हैं, इसका कारण है कि चूहे एवं सांप जैसे कुछ जंतु हैं ये तेज गर्मी से बचने के लिए भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो यह बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद का प्रश्न है, परिवेश किसे कहते हैं? 2 प्रकार के परिवेश के उदाहरण दीजिए। परिवेश किसी जीव के इर्द गिर्द का स्थान है जहाँ वह रहता है। जहाँ कोई व्यक्ति रहता है, कोई जीव रहता है, उसके इर्द गिर्द का स्थान ही परिवेश है, उस जीव का परिवेश कहलाता है। उदाहरण में मरुस्थलीय परिवेश और समुद्री परिवेश। क्या विभिन्न परिवेशों में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं? हाँ, विभिन्न प्रकार के परिवेशों में अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इसके बाद का प्रश्न है, अनुकूलन किसे कहते हैं? अनुकूलन जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है उसे अनुकूलन कहते हैं। यानी कोई पौधा या कोई जंतु जिस परिवेश में रहने के योग्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। किन चीज़ों के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर करता है? जीव अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए अपने आवास पर निर्भर करता है। इसके बाद का प्रश्न है, स्थलीय आवासों के उदाहरण दीजिए। वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र ये स्थलीय आवास के उदाहरण हैं। जलीय आवास किसे कहते हैं? जलीय आवास जल में रहने वाले जंतुओं और पौधों के आवास को जलीय आवास कहते हैं। इसके बाद का प्रश्न है, मेढक जल में कैसे तैरता है? मेढक के पश्चपाद में जलायुक्त पदांगुलियां होती हैं। मेढक के पश्चपाद में यानी पिछले वाले पैरों में जलायुक्त पदांगुलियां होती हैं जो उसे तैरने में सहायता प्रदान करती हैं। पश्चपाद में जलायुक्त पदांगुलियां होती हैं जो उसे तैरने में सहायता प्रदान करती हैं। इसके बाद का प्रश्न है, वन में पाई जाने वाली कोई 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो वन में पाई जाने वाली 5 वस्तुएं हैं वृक्ष, आरोही लता, पक्षी, चट्टान और छत्रक। मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं और पौधों का एक अभिलक्षण बताइए। मरुस्थल में रहने वाले जंतु और पौधे पानी अल्प मात्रा में उपयोग करते हैं। यानी मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं वो जल का अवशोषण बहुत कम करते हैं, अल्प मात्रा में पानी का उपयोग करते हैं। इसके बाद का प्रश्न है, ऊंट मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने के लिए अनुकूल है, इसका एक अभिलक्षण बताइए। ऊंट में मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है, इसलिए यह मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने के अनुकूल है। मछली जल में रहने के अनुकूल है, इसका एक अभिलक्षण बताइए। मछली का शरीर धारा रेखित होता है जिससे यह आसानी से पानी में तैर सकती है, इसलिए यह जल में रहने के अनुकूल है। इसके बाद आपको इस प्रकार के और क्वेश्चंस जनरल साइंस के अगले वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज आपने इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस को पढ़ा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।